अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग ICS पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 3 की डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कि हमारे पास सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कि हमारे पास किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है। आज हम इस बात को स्टडी करेंगे, लेकिन उसको स्टडी करने से पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती हैं, स्ट्रक्चर होती है एंड सेकेंड इज़ अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। स्ट्रक्चर को हम लोग मॉड्यूलर भी कहते हैं, इसको मॉड्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। इसको अनमॉड्यूल कहा जाता है, ये मॉड्यूलर नहीं होती, ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम, एक बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। अगर हम लोग एक कंप्लीट प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या मतलब है, लाइक आप लोगों का एक प्रोग्राम है, आप लोग ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, एक लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ एंड 10th। आपने ये प्रोग्राम लिखा 10th लाइन के ऊपर। अगर आप लोग इस प्रोग्राम के पार्ट्स कर देते हैं, आप कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट है प्रोग्राम का, ये कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट है जो कोई दूसरा स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। हमने ये पार्ट ले दिया एंड सेकंड वन इज़ दिस। हमने कंप्लीट प्रोग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि हमें प्रोग्राम को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। अब दो पार्ट्स का मतलब क्या है, ये पार्ट एक डिफरेंट काम परफॉर्म करेगा, ये पार्ट डिफरेंट काम परफॉर्म करेगा, लाइक अ फंक्शन। लाइक फंक्शन भी इसी तरह हमारे पास होते हैं, डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं, पीस ऑफ कोड होते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहाँ हमारे पास ये पीस ऑफ कोड्स हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं एक कंप्लीट प्रोग्राम के, ताकि हमें प्रोग्राम समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। अगर आपका एक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा लिखा हो, बहुत लेंथी प्रोग्राम है आपका, वो पार्ट्स नहीं है, आप एक कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एडिशन कहाँ पर है, सब्ट्रैक्शन कहाँ पर हो रही है। अगर हम उसके पार्ट्स बना दें हर चीज़ के, तो हमारे लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए हमारे पास क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। सेकंड हमारे पास है अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास कंप्लीट कोड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, एक पूरा का पूरा कोड सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट होता है। लाइक यहाँ हमारे पास कंप्लीट कोड लिखा है, ये नंबर ऑफ़ लाइन्स है मेरे पास प्रोग्राम की, और ये सारा का सारा कोड एक सिंगल प्रोग्राम के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। यहाँ मेरे पास पार्ट्स नहीं होंगे, वो मेरे पास क्या कहलाता है, अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ हमारे पास कंप्लीट प्रोग्राम एक सिंगल प्रोग्राम के तौर पर ट्रीट किया जाता है, पार्ट्स नहीं होते हमारे पास एक प्रोग्राम के, वो हमारे पास क्या होता है, अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम कंप्लीट प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स बना दें, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगा। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है रेदर देन हमारे पास अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारे पास दो चीज़ें थी। लाइक हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो सी हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सी हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोग सी लैंग्वेज जो स्टडी कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं एक कंप्लीट प्रोग्राम को परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। अब हम सेकंड हमारे पास, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का। अगर आप प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो आपका ये सिंपल एक स्ट्रक्चर है किसी प्रोग्राम को लिखने का, आप इनके ऊपर अमल करते हुए कंप्लीट प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास ये चीज़ें क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैश का सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा है। हैश कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को। हैश हमारे पास क्या होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होती हैं। ये हमारे पास हैश इंक्लूड, ये कंप्लीट मेरे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, जो किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइब्रेरीज़ को ऐड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हमारे पास लाइब्रेरीज़ को, यहाँ पे stdio.h, std हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं यूज़र से या आउटपुट देना चाहते हैं, तो इनपुट लेने या आउटपुट देने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट या डिफरेंट लाइब्रेरीज इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह हमारे पास मैथ की लाइब्रेरी इस्तेमाल की जाती है, math.h। अब मैथ की लाइब्रेरी हमारे पास बेसिक फार्मूले जो आपके मैथ के अंदर होते हैं उनको परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मैथ की लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आपकी डिफरेंट लाइब्रेरीज इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ वो बात कर रहा है कि इस चीज़ की स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं या आउटपुट देना चाहते हैं, उस काम के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। जो लाइब्रेरीज़ हैं उसको हम
रिप्रेजेंट करते हैं डॉट एच के साथ। डॉट एच हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं। डॉट एच का मतलब क्या है? हेडर फाइल। एच का मतलब हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स। देखिए हेडर क्या होता है? हेड होता है जो चीज़ सबसे ऊपर आ रही हो। ये हेडर फाइल जो प्रोग्राम के सबसे ऊपर लगाई जाएंगी, ठीक है, इसको लाइब्रेरी फाइल भी कहा जाता है। हेडर फाइल्स हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स ही होती हैं जो किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रोग्राम के अंदर हम जो भी काम परफॉर्म करवाना चाहते हैं उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ स्टोर है? लाइब्रेरी के अंदर स्टोर की गई होती हैं। लेकिन हमारे पास ये लाइब्रेरी है जो कि किससे स्टार्ट होती है? हैश इंक्लूड से। हैश हमारे पास क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी जो कि ऐड किया जाता है इंक्लूड के साथ। इंक्लूड इस्तेमाल करते हैं ऐड करवाने के लिए, शामिल करने के लिए इस लाइब्रेरी को। अब ये लाइब्रेरी हमारे पास थी इनपुट आउटपुट के लिए। लाइक मैं ये फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ printf का। ये मैं एक फंक्शन इस्तेमाल किया printf का। अब printf क्या काम करता है? इसका क्या काम है? printf को नहीं पता मैंने क्या काम करना है। printf को कुछ नहीं पता उसने काम क्या करना है, क्या किस तरह चलना है, इसको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कहाँ पर है? हमारे पास इसकी लाइब्रेरीज के अंदर स्टोर है। हमारे पास जो ऊपर लाइब्रेरी ऐड की गई है वहाँ पर क्या स्टोर है? printf की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि printf क्या काम करेगा, किस तरह से काम परफॉर्म करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर है? हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर। इसी तरह हमारे प्रोग्राम के अंदर जो भी काम परफॉर्म होने होते हैं सब के सब हमारे पास कहाँ स्टोर होते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर। हम इस मेन फंक्शन के अंदर जो भी काम करवाएंगे, आप इनपुट लेंगे, आप आउटपुट देंगे या डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, उन सब की मालूमात वो किस तरह काम करेंगे, क्या काम करेंगे, वो कहाँ पड़ा होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज़ के अंदर। जिस तरह आप लोगों की लाइब्रेरीज होती हैं अकेडमीज़ में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, लाइब्रेरीज़ में क्या होती है? आपके पास बहुत सारी बुक्स पड़ी होती हैं, आप डिफरेंट किस्म का नॉलेज वहाँ से गेट कर सकते हैं। इसी तरह इन फंक्शंस ने जो काम करना है वो कहाँ पड़ा होता है? इनकी लाइब्रेरीज़ के अंदर। वो लाइब्रेरीज हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है जो क्या बताएगी इनने क्या काम करना है। सेकंड हमारे पास क्या है? वर्ड मेन। वर्ड हमारे पास एक कीवर्ड है, मेन हमारे पास फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या है? जब कभी हम लोग प्रोग्राम को चलाते हैं, आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, हमारा प्रोग्राम चलेगा कहाँ से? इस मेन फंक्शन से। प्रोग्राम को नहीं पता होता ऊपर क्या मैंने ऐड किया है, क्या ऐड नहीं किया। प्रोग्राम को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। प्रोग्राम को सिर्फ इतना पता है हमारे पास जहाँ मेन फंक्शन है इस प्रोग्राम में वहाँ से चल पड़ना है। ये प्रोग्राम यहाँ से चलेगा, उसके बाद इस लाइन के ऊपर आएगा। जब ये इस लाइन के ऊपर आएगा printf का क्या काम है? वो कहाँ पड़ा हुआ है? ये फ़ौरन यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी ऊपर लाइब्रेरी के पास और चेक करेगा क्या इस printf की लाइब्रेरी ऐड है। लाइब्रेरी मतलब इसने क्या काम करना है, क्या वो जो काम ये करना चाहती है लाइब्रेरी कि जो ये काम करेगा फंक्शन उसकी लाइब्रेरी ऊपर ऐड की गई है या नहीं की गई, ये जाके चेक करेगा। लाइब्रेरी ऐड है तो लाइब्रेरी से अपना काम देखेगा क्या काम परफॉर्म करना है और वापस आके ये काम परफॉर्म कर देगा। यह हमारे पास क्या होता है? printf फंक्शन, और वो हमारे पास क्या है? लाइब्रेरीज थी। अब मेन फंक्शन हमारे पास प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मेन फंक्शन क्या है? हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हमारे प्रोग्राम ने चलना है। और ये हमारे पास पैरेंथेसिस है, यहाँ पैरामीटर भी कहा जाता है। इसके अंदर हम पैरामीटर नॉर्मली पास करते हैं जो कि मेन फंक्शन में हम पैरामीटर पास नहीं करते, ठीक है। थर्ड हमारे पास यहाँ पर ये ब्रैकेट्स हैं जिनको हम डेलीमीटर्स कहते हैं। इनका नाम क्या होता है? डेलीमीटर्स होते हैं। ये ओपनिंग डेलीमीटर है, ये क्लोजिंग डेलीमीटर है, यानी कि इसको हम मेन की बॉडी भी कहते हैं। इस पूरे पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है? मेन की बॉडी है। ये मेन ने जो काम करना है इसके अंदर करना है, मेन का स्कोप इससे बाहर नहीं होगा। अगर मैं कोई भी काम यहाँ परफॉर्म करूँगा, यहाँ परफॉर्म करूँगा, वो हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास मेन की जो ब्रैकेट्स हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग या डेलीमीटर्स हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो भी काम परफॉर्म करना चाहते हैं हम वो इसके अंदर ही परफॉर्म करवा सकते हैं, इन पैरेंथेसिस के अंदर। पैरेंथेसिस से बाहर परफॉर्म नहीं करवा सकते हम लोग। फिर वो बात कर रहा है हमारे पास printf फंक्शन होता है, ये इस्तेमाल करते हैं आउटपुट देने के लिए। आप स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देना चाहते हैं, रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, उस काम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? printf। वो किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह लिखते हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे जाके। और ये हमारे पास क्लोजिंग डेलीमीटर, क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। अब यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सेमीकोलन। ये सेमीकोलन किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये सेमीकोलन कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेटर स्टेटमेंट। या टर्मिनेट सिंपल कर लेते हैं, टर्मिनेट स्टेटमेंट। टर्मिनेट का मतलब ये किसी स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट से मतलब किसी लाइन को, आप लोग जो भी लाइन लिख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारे पास वो लाइन ख़त्म होती है वहाँ हम क्या इस्तेमाल करते हैं?
सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। इसको टर्मिनेट सिंबल कहा जाता है कि ये किसी प्रोग्राम को, किसी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, मतलब ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, इसका नेक्स्ट लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैंने यहाँ पर ये इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये लाइन जो है, ये कंप्लीट लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी वो एक न्यू लाइन कंसिडर की जाएगी, उस लाइन का इस लाइन से ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। या आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं, दो लाइन्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टर्मिनेट का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जो कि सेमीकोलन होता है। यहाँ तक आप लोगों का क्या था, ये आप लोगों का कंप्लीट स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ क्या है, हैश इंक्लूड। यहाँ पर हम लोग हैश डिफाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास हैश डिफाइन भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हैश डिफाइन यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ के लिए। आप ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ यूज़ करना चाहते हैं जिनकी कीमत चेंज नहीं होगी पूरे प्रोग्राम के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, हैश डिफाइन। ये बोर्ड में MCQs के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs दोनों के तौर पर आ चुका है कि हैश डिफाइन किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आप प्रोग्राम के अंदर क्या यूज़ करना चाहते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं उस काम के लिए, हैश डिफाइन। किस काम के लिए, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए। हैश डिफाइन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर था सी लैंग्वेज का। इसको हम डिटेल में प्रोग्रामिंग के तौर पर इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए इसमें मेन चीज़ हमारे पास आपकी फर्स्ट लाइन, आपकी सेकंड लाइन, पैरेंथेसिस, ये हर प्रोग्राम के अंदर सेम रहेंगी, ये चेंज नहीं होगी। आपके प्रोग्राम का जो पार्ट चेंज किया जाएगा वो आपकी प्रोग्राम की बॉडी जो है, मेन फंक्शन की बॉडी, वो हर बार चेंज होगी। वो डिपेंड करेगा हमारे सिनेरियो के ऊपर, हम किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बाकी आप लोगों का बाकी जितना भी पार्ट्स है वो हमारे पास सेम रहेगा। यहाँ हमारे पास कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सेमीकोलन वाला क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। सेकंड, हमारे पास प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा होता है, मेन फंक्शन होता है। प्रोग्राम हमारा चलता कहाँ से है, मेन फंक्शन से। प्रोग्राम को नहीं पता होता उससे पहले क्या चीज़ें ऐड की गई हैं क्या नहीं। जब प्रोग्राम मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर आता है और देखेगा वहाँ पे जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, उसको जिस काम के लिए जो फंक्शन रिक्वायर्ड होगा, जब वो फंक्शन चलेगा तो वो फ़ौरन में लाइब्रेरीज़ के पास जाएगा और चेक करना है क्या उस फंक्शन के लिए लाइब्रेरी ऐड की गई है या नहीं की गई। अगर लाइब्रेरी ऐड ना की जाए तो हमारा प्रोग्राम एरर जनरेट करता है। ये हमारे पास क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर था। हम लोगों ने जस्ट स्टडी किया है बेसिक स्ट्रक्चर की टाइप्स कितनी थी। हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर थे, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देन हम लोगों ने बात की हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज का क्या था, उसका हम लोगों ने स्टडी किया। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के लेक्चर नंबर 4 के साथ हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।